आर्यन बचपन से सड़क पर बड़ा हुआ था। न सिर पर छत थी, न खाने का भरोसा। फुटपाथ ही उसका घर था और हर रात की ठंड उसकी सबसे बड़ी सच्चाई। लोग आते जाते उसे एक नजर देखते, फिर अनदेखा कर देते, जैसे वो कोई इंसान नहीं, सड़क का हिस्सा हो। आर्यन एक 25 वर्षीय युवक जो कभी होनहार था, लेकिन अब हालातों के चलते भिखारी का जीवन जीने को मजबूर है। उसके कपड़े फटे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और स्वाभिमान अभी भी बाकी है। नैना शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून सिंघानिया ग्रुप की इकलौती वारिस, बेहद खूबसूरत, अनुशासित और दयालु। मुंबई की तेज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ताज होटल के बाहर चमकती हुई गाड़ियों का आना जाना लगा था। उसी चकाचौंध से दूर एक अंधेरे कोने में आर्यन बैठा था। भूख से उसका बुरा हाल था। पिछले 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुक रहा था। आर्यन कभी ऐसा नहीं था। 2 साल पहले तक वह एक टॉपर स्टूडेंट था और अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू करने वाला था, लेकिन एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता और अपनी याददाश्त दोनों को खो दिया। जब उसे होश आया तो उसके पास न तो कोई पहचान थी और न ही कोई घर। वक्त की मार ने उसे आर्यन मल्होत्रा से सिर्फ ए बना दिया था, जो अब भीख मांगकर गुजारा करता था। तभी होटल के पोर्च पर एक शानदार मर्सिडीज आकर रुकी। गाड़ी से एक लड़की उतरी, नैना। उसने एक डिजाइनर सूट पहना था और फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रही थी। नैना फोन पर, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, वो फाइल आज रात तक मेरे टेबल पर होनी चाहिए, वरना डील कैंसिल समझो। गुस्से में उसने अपना फोन पर्स में रखने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उसका हीरे का ब्रेसलेट, जिसकी कीमत लाखों में थी, उसकी कलाई से फिसलकर नीचे पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। नैना को इसका पता भी नहीं चला और वह तेज कदमों से होटल के अंदर चली गई। आर्यन ने यह सब देखा। उसकी नजर उस चमकती हुई चीज पर पड़ी जो कीचड़ में गिरी थी। उसका मन ललचाया। अगर वह उसे बेच दे तो शायद महीनों तक उसे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। शायद वह अच्छे कपड़े खरीद सके, पेट भर खाना खा सके। वह धीरे धीरे उठा और लंगड़ाते हुए उस गड्ढे के पास गया। उसने कांपते हाथों से ब्रेसलेट उठाया। हीरों की चमक ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। अंतर्मन का द्वंद्व। इसे रख ले आर्यन, उसके दिमाग ने कहा। ये अमीर लोग हैं, इनके लिए यह मामूली खिलौना है। लेकिन तभी उसके दिल से आवाज आई, नहीं, हालात गरीब हो सकते हैं, लेकिन नीयत नहीं। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह ब्रेसलेट को अपनी मुट्ठी में भींचकर होटल के गेट की तरफ बढ़ा। दरबान ने उसे देखते ही डंडा फटकारा। दरबान, ऐ चल हट यहां से, इधर कहां घुस रहा है? आर्यन कमजोर आवाज में, मुझे उस मैडम से मिलना है जो अभी अंदर गईं। उनकी एक कीमती चीज गिर गई है। दरबान ने हंसते हुए उसे धक्का दिया, जिससे आर्यन गीले फर्श पर गिर पड़ा। बड़ा आया मैडम से मिलने वाला, चल भाग यहां से वरना पुलिस को बुला लूंगा। आर्यन की कोहनी छिल गई थी, लेकिन उसने मुट्ठी नहीं खोली। वह वहीं बारिश में जिद पकड़कर बैठ गया। उसे यकीन था कि नैना वापस आएगी। करीब 1 घंटे बाद नैना बदहवास होकर बाहर निकली। वह अपनी कलाई देख रही थी और इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह ब्रेसलेट सिर्फ एक गहना नहीं था, वह उसकी मां की आखिरी निशानी थी। नैना की आंखों में आंसू थे और वह अपने सुरक्षा गार्डों पर चिल्ला रही थी, मैं तुम लोगों को किस बात के लिए पैसे देती हूँ? अगर वो कंगन नहीं मिला तो मैं तुम सबको निकाल दूंगी। बारिश और तेज हो गई थी। दरबान ने फिर से आर्यन को वहां से हटाने के लिए अपना डंडा उठाया। दरबान, सुना नहीं तूने? मैडम गुस्से में है, निकल यहां से। जैसे ही दरबान ने डंडा हवा में लहराया, आर्यन ने पूरी ताकत जुटाकर अपनी कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में इंग्लिश में कहा, एक्सक्यूज मी मिस, इज दिस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? माफ कीजिएगा मिस, क्या आप इसे ढूंढ रही हैं? एक भिखारी के मुंह से इतनी साफ और सटीक अंग्रेजी सुनकर नैना एकदम से मुड़ी। उसने देखा कि एक फटे हालों में लिपटा युवक कीचड़ से सने हाथ को आगे बढ़ाए खड़ा है। उसकी हथेली पर
वही हीरे का ब्रेसलेट चमक रहा था। नैना दौड़कर उसके पास आई और झपट कर ब्रेसलेट उठा लिया। उसने उसे सीने से लगा लिया। यह उसकी मां की आखिरी निशानी थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। राहत की सांस लेते हुए नैना ने अपना पर्स खोला और बिना गिने 2000 के नोटों की एक गड्डी निकाली। नैना, ये लो, तुमने जो किया है उसके लिए यह बहुत कम है। तुम इससे अच्छे कपड़े और खाना खरीद सकते हो। आर्यन ने पैसों की गड्डी को देखा। भूख उसके पेट में मरोड़ उठा रही थी, लेकिन उसका स्वाभिमान आज भी जिंदा था। उसने धीरे से नैना का हाथ पीछे कर दिया। आर्यन, माफ कीजिएगा मैम, अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं इसे जौहरी को बेच सकता था। इसकी कीमत लाखों में है, मुझे पता है। मैंने इसे इसलिए वापस किया क्योंकि आपकी आंखों में मैंने इसे खोने का डर देखा था। यह डर सिर्फ किसी कीमती चीज के लिए नहीं, बल्कि किसी याद के खोने का था। नैना सन्न रह गई। बारिश की बूंदें आर्यन के चेहरे से टपक रही थीं, लेकिन उसकी बातें किसी बड़े खानदान के वारिस जैसी थीं। नैना हैरानी से, तुम कौन हो? तुम्हारी बातें, तुम्हारा लहजा, तुम भिखारी नहीं लगते। आर्यन, वक्त इंसान को क्या बना दे, कोई नहीं जानता मैम। अभी मैं सिर्फ एक भूख हूं जिसका कोई नाम नहीं। नैना ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसे लगा कि यह लड़का सड़क के लिए नहीं बना है। नैना, मुझे मुफ्त का एहसान लेना पसंद नहीं है। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती हूं। आर्यन, मैं भीख नहीं लेता, लेकिन अगर आप काम दे सकती हैं तो मैं आपकी गाड़ी साफ कर सकता हूं। नैना मुस्कुराई। गाड़ी साफ करने के लिए नहीं, गाड़ी में बैठने के लिए कह रही हूं। बैठो। आर्यन हिचकिचाया, अपने गंदे कपड़ों को देखा और फिर चमचमाती मर्सिडीज को, लेकिन नैना ने ड्राइवर को इशारा किया और खुद पिछला दरवाजा खोल दिया। दरबान और स्टाफ का मुंह खुला का खुला रह गया जब वह भिखारी शहर की सबसे अमीर लड़की की गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हुआ। गाड़ी के अंदर एसी की ठंडक और लेदर की खुशबू ने आर्यन को उसके पुराने दिनों की याद दिला दी, लेकिन तभी उसका सिर चकराया और कमजोरी के कारण वह बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गया। आर्यन की आंखें जब खुलीं तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह किसी फुटपाथ पर नहीं, बल्कि एक मखमली बिस्तर पर था। कमरे की छत पर झूमर लगा था और हवा में लेवेंडर की हल्की खुशबू थी। उसने अपने हाथ देखे, गंदगी साफ हो चुकी थी। उसके फटे कपड़े गायब थे और उसकी जगह उसने एक साफ और आरामदायक सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। वह हड़बड़ाकर उठा और सामने लगे आदम कद शीशे के पास गया। शीशे में जो शख्स दिख रहा था वह उसे खुद भी पहचान नहीं पा रहा था। बढ़ी हुई दाढ़ी और बाल काट दिए गए थे। चेहरे से धूल हटने के बाद एक तेज और आकर्षक चेहरा निकल कर आया था। उसकी उम्र मुश्किल से 24 से 25 साल रही होगी, लेकिन आंखों में एक गंभीरता थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और नैना अंदर आई। उसके साथ एक डॉक्टर भी था। नैना, घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। ये मेरा घर सिंघानिया विला है। तुम गाड़ी में बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी और कई दिनों की भूख की वजह से ऐसा हुआ। आर्यन ने सिर झुका लिया। शुक्रिया मैम, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे जाना चाहिए। कहाँ जाओगे? वापस उसी फुटपाथ पर। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी, और सिंघानिया अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। देखो, मुझे मुफ्त में लोगों को पालना पसंद नहीं है। मेरे पास एक प्रस्ताव है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मेरे ऑफिस में फाइलों को व्यवस्थित करने और छोटे मोटे काम के लिए मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? आर्यन की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह इज्जत की जिंदगी जीने का एक मौका था। आर्यन, मैं तैयार हूं मैम। मैं अपनी मेहनत से आपको निराश नहीं करूंगा। अगले दिन से आर्यन की जिंदगी बदल गई। वह भिखारी नहीं, बल्कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक मामूली कर्मचारी था। उसका काम फाइलों को एक केबिन से दूसरे केबिन ले जाना और रिकॉर्ड रूम संभालना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नैना अपने केबिन में बहुत परेशान बैठी थी। उसकी कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन एक कोडिंग एरर
और गलत बिजनेस स्ट्रेटजी की वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान होने वाला था। बड़े बड़े मैनेजर्स सिर झुकाए खड़े थे। नैना गुस्से में, तुम सब के सब नाकाबिल हो। अगर कल तक ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुई तो हमारा शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। उसने गुस्से में फाइल टेबल पर पटक दी और पानी पीने के लिए मुड़ी। आर्यन उस वक्त वहां कॉफी सर्व करने आया था। नैना केबिन से बाहर निकल गई थी, लेकिन वह फाइल खुली रह गई थी। आर्यन की नजर उस फाइल पर पड़ी। उसमें लिखे आंकड़े और ग्राफ देखते ही उसके दिमाग में तेज दर्द हुआ। उसे धुंधली यादें आने लगी। मीटिंग्स, ग्राफ्स, प्रेजेंटेशन। बिना सोचे समझे उसने अपनी जेब से एक पेन निकाला और फाइल के एक चार्ट पर क्रॉस लगाकर वहां एक नया फॉर्मूला लिख दिया। यह सब अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा था। जैसे ही उसने पेन रखा, पीछे से एक कड़क आवाज आई, ये तुम क्या कर रहे हो? नैना दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। नैना के गुस्से से कमरा गूंज उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट फाइल्स को हाथ लगाने की? तुम एक चपरासी हो, अपनी हद में रहो। आर्यन के हाथ से पेन गिर गया। वह घबरा गया। उसे लगा कि आज उसकी नौकरी गई। आर्यन हकलाते हुए, माफ कर दीजिए मैम, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। बस मुझे लगा कि वो कैलकुलेशन गलत है। नैना हैरानी और गुस्से से, क्या तुम मुझे बताओगे कि सिंघानिया ग्रुप का कैलकुलेशन गलत है, जिस फाइल को IIM के टॉप ग्रेजुएट्स ने बनाया है? नैना ने झपट कर फाइल उठाई ताकि वह देख सके कि आर्यन ने क्या बिगाड़ा है। उसने फाइल को डस्टबिन में फेंकने का मन बनाया, लेकिन तभी उसकी नजर उस लाल स्याही वाले क्रॉस और उसके बगल में लिखे नए फॉर्मूले पर पड़ी। नैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बिजनेस की बारीकियां समझती थी। आर्यन ने एक बहुत ही जटिल समस्या, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिर्फ 3 लाइनों में सुलझा दिया था। उसने जो बदलाव किया था, उससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 10% से बढ़कर 25% हो रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना ने तुरंत इंटरकॉम का बटन दबाया। नैना, मिस्टर मेहरा, अभी मेरे केबिन में आइए, तुरंत। 2 मिनट बाद कंपनी के सबसे पुराने और अनुभवी CFO मिस्टर मेहरा दौड़ते हुए अंदर आए। मिस्टर मेहरा, जी मैम, क्या हुआ? नैना ने फाइल उनकी तरफ बढ़ाई। इस नए समीकरण, इक्वेशन को देखिए, क्या यह संभव है? मिस्टर मेहरा ने चश्मा ठीक किया और फाइल को ध्यान से देखा। पहले उनके माथे पर शिकन थी, फिर हैरानी और अंत में एक बड़ी मुस्कान। मिस्टर मेहरा, मैम, यह किसने किया? यह तो जीनियस है। हम पिछले 1 हफ्ते से इसी गलती को पकड़ डीडोरा नहीं पा रहे थे। अगर हम पुराने प्लान के साथ जाते तो करोड़ों का घाटा होता। यह आइडिया जिसका भी है, उसने कंपनी को बचा लिया। नैना ने धीरे से आर्यन की तरफ इशारा किया, जो कोने में सिर झुकाए खड़ा था। नैना, इन्होंने, मिस्टर मेहरा को विश्वास नहीं हुआ। इस लड़ाचके ने, लेकिन यह तो। नैना आर्यन के पास गई। उसका गुस्सा अब गायब हो चुका था। उसकी जगह जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ने ले ली थी। नैना, आर्यन, सच बताओ, तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। तुम्हारी याददाश्त गई है, लेकिन तुम्हारा हुनर अभी भी जिंदा है। कौन थे तुम? आर्यन ने अपने सिर को पकड़ा। उसे धुंधले चित्र दिखाई दे रहे थे, बर्थडे बोर्ड रूम्स, तालियों की गड़गड़ाहट और एक नाम, इनोवेशन अवार्ड। आर्यन, मुझे नहीं याद मैम, बस जब मैं नंबर्स को देखता हूं तो वो मुझसे बात करते हैं। मुझे पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। नैना ने एक गहरा फैसला लिया। नैना, मिस्टर मेहरा, कल से आर्यन रिकॉर्ड रूम में फाइलें नहीं उठाएगा। इसका केबिन मेरे केबिन के बगल में होगा। यह अब से मेरा पर्सनल बिजनेस एडवाइजर है। आर्यन और मिस्टर मेहरा दोनों हैरान थे। एक सड़क का भिखारी अब कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक पर बैठने वाला था। लेकिन हर किसी को यह बात पसंद नहीं आई। ऑफिस के बाहर खड़ा विक्रांत, नैना का मंगेतर और बिजनेस पार्टनर सब सुन रहा था। उसकी आंखों में जलन की आग थी। उसे डर था कि कहीं यह अजनबी उसकी जगह न ले ले। समय तेजी से बीतता गया। आर्यन ने अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से
सिंघानिया ग्रुप को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जहां वह पहले कभी नहीं था। लेकिन विक्रांत, नैना का मंगेतर की जलने की आग अब बदले की भावना में बदल चुकी थी। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम का दिन था। विक्रांत ने एक साजिश रची थी। उसने कंपनी के करोड़ों रुपए गबन करके उसका इल्जाम आर्यन पर लगाने का प्लान बनाया था। भरी मीटिंग में विक्रांत ने आर्यन पर चोर होने का आरोप लगाया। विक्रांत, नैना, यह आदमी सड़क से आया था और इसकी फितरत वही है। इसने हमारे 50 करोड़ रुपए विदेशी खातों में ट्रांसफर किए हैं। पुलिस को बुलाया गया। आर्यन चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। जैसे ही पुलिस ने हथकड़ी निकाली, आर्यन ने प्रोजेक्टर का बटन दबाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। यह विक्रांत का वीडियो था, जिसमें वह अपने दलालों के साथ मिलकर नैना की कंपनी को बर्बाद करने और आर्यन को फंसाने की योजना बना रहा था। पूरा हॉल सन्न रह गया। आर्यन गरजते हुए, खेल खत्म विक्रांत, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। विक्रांत ने गुस्से में आर्यन पर हमला कर दिया और एक भारी पेपरवेट उसके सिर पर दे मारा। आर्यन के सिर से खून बहने लगा और वह गिर पड़ा, लेकिन इस चोट ने उस पुरानी चोट का असर खत्म कर दिया। आर्यन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, धुंधली यादें साफ हो गईं। उसे याद आ गया कि वह कौन है। वह उठा, खून पोंछा और एक अलग ही तेवर में बोला, मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूं विक्रांत, मैं आर्यन वर्धन हूं, वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक, वही कंपनी जिसे तुम 2 साल से खरीदने की कोशिश कर रहे थे। हॉल में खलबली मच गई। आर्यन वर्धन, देश का सबसे बड़ा यंग टाइकून जो 2 साल पहले गायब हो गया था, वह नैना के ऑफिस में काम कर रहा था। विक्रांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस रात नैना आर्यन वर्धन के पास आई। नैना, तुम इतने बड़े आदमी थे, फिर भी तुमने मेरी इतनी छोटी सी नौकरी की। आर्यन, उस वक्त मैं सिर्फ आर्यन था, एक ऐसा इंसान जिसे तुमने तब सहारा दिया जब दुनिया ने ठुकरा दिया था। नैना, मेरे पास दौलत वापस आ गई है, याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन मेरा दिल अभी भी तुम्हारे पास है। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? नैना की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने हामी भर दी। महीने बाद सिंघानिया विला को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। फूलों की खुशबू और शहनाई की गूंज हर तरफ थी। शहर के सारे बड़े व्यापारी और मीडिया का जमावड़ा था। यह सदी की सबसे बड़ी शादी थी, एक बिजनेस टाइकून और एक रईस जादी की, जो एक भिखारी और मालकिन के रूप में मिले थे। मंडप में अग्नि जल रही थी। आर्यन ने एक शाही शेरवानी पहनी थी और नैना लाल जोधे में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। आर्यन और नैना ने अग्नि के 7 फेरे लिए। पहला फेरा, हर सुख दुख में साथ निभाने का। दूसरा फेरा, एक दूसरे की ताकत बनने का। जैसे ही आर्यन ने नैना की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहनाया, फूलों की बारिश होने लगी। नैना ने आर्यन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया उस दिन मेरी ब्रेसलेट वापस करने के लिए। आर्यन मुस्कुराया, शुक्रिया उस दिन मुझे अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए। दोनों ने हाथ थामा और अपने नए जीवन की शुरुआत की। एक भिखारी जो करोड़पति बना और एक करोड़पति जिसे अपना सच्चा प्यार मिला।